नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, पर एग्ज़ाम में इसे एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे कवर करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, डायग्राम की सहायता से समझेंगे और लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। तो पहले आप टॉपिक को अच्छे से समझिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसका पूर्ण रूप से सही स्वरूप पता लगा पाना अभी संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि वैज्ञानिकों के बीच में भी इस संबंध में अभी मतभेद हैं। फिर भी कई भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया है। ये स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि तापमान हो गया, दबाव, घनत्व और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया गया है, इसका प्रयास किया गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत में मुख्यतः दो स्रोतों को शामिल किया गया है जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाजा हो पाया है। एक है ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा है भूकंपीय तरंगें। तो ज्वालामुखी उद्गार से लगभग पृथ्वी की 60 किलोमीटर तक की गहराई का पता चल पाया है। और भूकंपीय तरंगें, तो भूकंपीय तरंगों की सहायता से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अंदाज़ा लग पाया है। तो भूकंपीय तरंगों के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस आप ये जान लीजिए कि ये प्रत्यक्ष स्रोत का भाग है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में तीन चीज़ें शामिल हैं: तापमान, घनत्व और दबाव। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर यानी अंदर की ओर जाते हैं, तापमान में वृद्धि होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि भीतर की ओर से पृथ्वी गर्म है। तो तापमान, घनत्व और दबाव, ये तीनों ही, इन तीनों में ही वृद्धि होती है जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं। और याद रखिएगा, जैसे हम पृथ्वी के भीतर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कितने मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो प्रति 32 मीटर की गहराई में अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है, याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डायग्राम है। इसी डायग्राम की सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम हमने ऐसा ही क्यों लिया, तो मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो सके। तो उदाहरण हम लेते हैं एक तरबूज का। तो जब हम तरबूज खरीदते हैं और हमें ये पता लगाना होता है कि तरबूज अंदर से मीठा है या नहीं, लाल है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाते हैं? तो दुकानदार क्या करता है, चाकू से क्या करता है, तरबूज को एक स्लाइस निकाल के हमें दे देता है। तो दुकानदार क्या करता है, तरबूज से चाकू की सहायता से एक स्लाइस निकाल के ठीक इसी प्रकार हमें वो एक स्लाइस निकालता है और दे देता है, जिसे हम चख कर ये पता लगा लेते हैं कि तरबूज मीठा है या नहीं, या लाल है या नहीं। तो वो क्या करता है, तरबूज के केंद्र से, बीच में से और ऊपर तक एक स्लाइस निकालता है ना, ठीक इसी प्रकार, जिससे हम क्या करते हैं, तरबूज के अंदर की चीज़ पता लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार समझने की दृष्टि से हमने क्या किया है, पृथ्वी के केंद्र से लेकर इसके ऊपरी सतह तक एक टुकड़े को निकाल लिया है और इसी की सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो सबसे ऊपरी भाग है उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट, हिंदी में भूपर्पटी। जो बीच वाला भाग है दूसरा भाग है
उसे कहते हैं मेंटल। और जो इसका सबसे भीतरी भाग है उसे इंग्लिश में कहा जाता है कोर और हिंदी में क्रोड। तो 3 भाग हो गए पृथ्वी के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं और भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। ये तो जाहिर सी बात है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है यह है भूपर्पटी। और जो इसकी मोटाई है, इसने कहा है जहाँ पर सागर हैं वहाँ पर इसकी मोटाई कम है और जहाँ पर महाद्वीप है वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा है। ये तो जाहिर सी बात है ना, जहाँ पर गड्ढे होंगे वहाँ पर पानी भरा होगा यानी कि सागर है, तो वहाँ पर इसकी मोटाई कम होगी और जहाँ पर महाद्वीप हैं वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। ये तो जाहिर सी बात है। तो महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है। ये मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो महासागरों के नीचे भूपर्पटी की औसत ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 5 किलोमीटर। और जहाँ पर महाद्वीप होते हैं यानी कि सागर नहीं होते हैं वहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है, याद रखिएगा। और भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। सी यानी कि सिलिका और आल मतलब कि एल्यूमिनियम, तो सियाल भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो मैं आपको एक बार तीनों ही परतों के बारे में बता देता हूँ, किसे सियाल कहा जाता है, किसे सीमा कहा जाता है, किसे नीफे कहा जाता है, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और हमको याद होना चाहिए। तो मैं आपको इसे याद करने का तरीका बता देता हूँ। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको इसका एक तरीका बता देता हूँ जिससे आपको ये याद रहेगा। तो देखिए, सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, यानी कि क्रस्ट वाले भाग को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। और जो मेंटल वाला भाग है इसे सीमा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। और जो सबसे नीचे वाला यानी कि कोर वाला भाग है इसे नीफे कहा जाता है। क्या? नीफे, क्योंकि यहाँ पर निकेल और लोहा की मात्रा की अधिकता है, याद रखिएगा। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि नीफे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कौन सी परत है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे अंदरूनी यानी कि कोर वाली परत। तो जो मेंटल वाली परत है यहाँ पर किस चीज़ की अधिकता है? तो सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको याद कैसे करना है? तो देखिए, नीफे तो आपको याद होना चाहिए, इसको आप रिलेट करेंगे नीचे, नीचे नीफे। इससे आपको यह पता रहेगा कि ये सबसे नीचे वाला भाग है, नीचे नीफे। आपको याद रहेगा ना कि सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है? नीफे। अब रही बात ये याद करने की कि सियाल पहले आएगा कि सीमा पहले आएगा। तो देखिए, सिलिकॉन तो दोनों में ही है। अब बची बात एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तो पहले कौन सा आएगा? तो देखिए, अगर अल्फ़ाबेटिकल भी हम देखें तो ए पहले आएगा और एम बाद में आएगा। ए पहले आएगा ना, एम बाद में आएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि सबसे ऊपर रहेगा सियाल, बीच में रहेगा सीमा और नीचे नीफे। नीफे जो है सबसे नीचे रहेगा। तो ये वाला प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मेंटल वाले भाग में किस चीज़ की अधिकता है, कोर वाले भाग में किस चीज़ की अधिकता है। तो आप इस तरीके से पता लगा पाएंगे कि सबसे ऊपर होगा सियाल, बीच में होगा सीमा और सबसे नीचे नीफे। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे है क्रस्ट वाले भाग का औसत घनत्व यानी कि एवरेज डेंसिटी कितनी है? तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये क्रस्ट वाले भाग की एवरेज डेंसिटी है, याद रखिएगा। और इस परत को यानी कि क्रस्ट वाले भाग को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि लिथोस्फीयर पृथ्वी की किस परत को कहा गया है? तो याद रखिएगा, क्रस्ट वाले भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो भूपर्पटी के बाद आगे अब हम मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है और पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल ही है, याद रखेगा। तो जो ये पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसका सबसे बड़ा भाग मेंटल ही है और दूसरे नंबर पे है कोर और सबसे नीचे है भूपर्पटी, याद रखेगा। अगर हम आयतन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यह है मेंटल। दूसरे नंबर पे आएगा
कोर, और सियाल जो है ये सबसे नीचे आएगा। अगर मैं आपको प्रतिशत के हिसाब से बताऊं तो लगभग 83% मेंटल है आयतन के हिसाब से, और लगभग 16% क्रोड है, और सिर्फ लगभग 1% ये जो भूपर्पटी वाला भाग है ये लगभग 1% इसका आयतन है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भाग किसका है, मेंटल का है। तो पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल है, और मेंटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। और इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर आती है। तो जो लावा निकलता है ज्वालामुखी से, जैसे मेंटल वाले भाग से निकलता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि जो मेंटल वाली परत है इसी भाग से ज्वालामुखी का लावा और जो उसमें से गैस निकलती है, जो राख बाहर आती है, ये इसी वाले मेंटल वाले भाग से बाहर निकलती है, याद रखिएगा। और जो मेंटल वाला भाग है ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है, और ये बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है, याद रखिएगा। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अब हम आगे देखते हैं। तो जो मेंटल वाला भाग है इसका औसत घनत्व यानी कि एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो इसका औसत घनत्व है 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। और इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा भूपर्पटी को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, और मेंटल वाले भाग को क्या कहा जाता है, पायरोस्फीयर। ये बातें याद रखिएगा। और जो ये मेंटल वाला भाग है इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसे क्या कहा जाता है, वाइट ऑफ द अर्थ, मेंटल वाले भाग को। तो क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, मेंटल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब हम पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग कोर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हिंदी में क्रोड भी कहा जाता है। तो यह पृथ्वी का सबसे भीतरी और केंद्रीय भाग है, और इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इस परत को निफे कहा जाता है। और इस परत का औसत घनत्व 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है, और इस परत को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो क्रस्ट को और क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, मेंटल को पायरोस्फीयर और कोर को बैरिस्फीयर। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। और यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना है, लगभग 83% भाग है मेंटल, दूसरे नंबर पे आता है कोर, लगभग 16% भाग, और सबसे नीचे लगभग 1% भाग है भूपर्पटी, जो सबसे ऊपरी भाग है। अब हम आगे देखते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब ये जो डायग्राम है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे तो समझ लीजिए एक प्रश्न बनता ही है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखिए हमने क्या देखा पीछे कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसे भूवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आगे चल के क्या हुआ कि जो भूवैज्ञानिक हैं इन्होंने और गहराई से अध्ययन किया, और ये जो 3 भाग हैं इन्हें और गहराई से अध्ययन करते हुए 6 भागों में बांट दिया। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। तो ऊपर वाला भाग क्या है, क्रस्ट। तो भूवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे भी 2 भागों में बांट दिया। ऊपर वाले को कह दिया ऊपरी क्रस्ट और निचले वाले भाग को निचला क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट को ही 2 भागों में बांट दिया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और जो मेंटल वाला भाग है इसको भी ऐसे किया, अपर मेंटल, ये वाले भाग को क्या कह दिया, अपर मेंटल, और नीचे वाले भाग को लोअर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद कोर वाले भाग को भी ऐसे ही किया, अपर कोर, लोअर कोर, यानी कि ऊपरी कोर और निचला कोर। इसे बाहरी कोर और आंतरिक कोर भी कह देते हैं। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि ऊपरी भाग को अगर क्रस्ट वाला भाग है तो ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, ऊपरी क्रस्ट, और निचले भाग को निचला क्रस्ट। तो पूरा भाग तो क्रस्ट का ही है, पर इसे भूवैज्ञानिकों ने और गहराई से अध्ययन किया और इसे भी 2 भागों में बांट दिया। बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आप पूरे ध्यान से इसे सुनिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए पहले राइट साइड हम देखते हैं, लेफ्ट वाला मैं भी बताता हूँ आपको। पहले राइट साइड हम देखते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया था, क्रस्ट,
मेंटल और कोर। सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, उसके नीचे वाली परत है मेंटल, सबसे नीचे वाली परत है कोर। तो 3 भागों में तो इसे बांटा गया था, पर जो ये 3 भाग हैं ये आपस में देखा जाए तो 2 भागों में बढ़ते हैं। कैसे? क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक सीमा रेखा आती है जो इन दोनों को अलग करती है, और मेंटल और कोर के बीच में भी एक सीमा रेखा आती है जो मेंटल को कोर से अलग करती है। पर क्रस्ट के ऊपर तो कोई परत है नहीं जो इसे अलग करे, तो क्रस्ट और मेंटल को एक सीमा रेखा अलग करती है और मेंटल और कोर को भी एक सीमा रेखा अलग करती है। पहले आप इसे समझ लीजिए, फिर मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा कि इसे याद कैसे करना है, पर पहले आप इसे समझ लीजिए। तो देखिए, क्रस्ट और मेंटल को जो सीमा रेखा अलग करती है इसे क्या कहा जाता है? तो जिस वैज्ञानिक ने पता लगाया उसी वैज्ञानिकों के नाम से ये नाम रखे गए हैं। तो इनका नाम था मोहोविसिक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मोहो। तो मोहो असंबद्धता, मोहो डिसकंटिन्यूटी, इस रेखा का नाम रखा गया। क्या रखा गया? मोहो से याद रखेगा, मोहो। उसके बाद देखते हैं, तो जो मेंटल और कोर को सीमा रेखा अलग करती है उसे कहा गया गुटेनबर्ग असंबद्धता। इंग्लिश में कहा गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इस रेखा को कहा गया। तो राइट साइड वाले याद रखेगा, ये दोनों ही रेखाएं मतलब कि अलग अलग परतों को अलग कर रही हैं। क्रस्ट और मेंटल ये दोनों अलग अलग परतें हैं ना, तो इनको अलग जो करती है उसे कहा गया मोहो डिसकंटिन्यूटी, और मेंटल और कोर को जो रेखा अलग करती है उसे कहा गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, याद रखिएगा। अब हम लेफ्ट साइड आते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने देखा कि राइट साइड वाली ये दोनों रेखाएं 2 विभिन्न परतों को आपस में अलग करती हैं। जैसे कि एक क्रस्ट है तो एक मेंटल है, ये 2 विभिन्न परतें हैं, इनको एक रेखा अलग कर रही है। और दूसरे भी देखा जाए तो एक मेंटल है और एक कोर है, ये भी 2 विभिन्न परतें हैं और इन्हें भी एक रेखा अलग कर रही है। पर लेफ्ट साइड में क्या है? ये 2 विभिन्न परतों को अलग नहीं कर रही, ये एक ही परत है। जैसे कि ये क्रस्ट है, इसी को 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी भाग को ऊपरी क्रस्ट और निचले भाग को निचला क्रस्ट। तो परत तो एक ही है, उसी को 2 भागों में बांटा गया है ना। तो लेफ्ट साइड इसी प्रकार जो एक एक परत है, यानी कि क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, ऊपरी कोर निचला कोर, तो इन दोनों को जो रेखा विभाजित करती है उसका भी नाम रखा गया है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए अब हम इसे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट से। तो देखिए, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो रेखा अलग करती है उसे क्या कहा जाता है? कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी, याद रखेगा, कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद जो मेंटल वाला भाग है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसको जो रेखा अलग करती है उसे क्या कहा गया? रेप्टी असंबद्धता, रेप्टी डिसकंटिन्यूटी, याद रखेगा। एक ही परत है ना, 2 भागों में बांटी गई है, उसको ये रेखाएं अलग कर रही हैं। और राइट साइड में हमने देखा था कि विभिन्न विभिन्न परतों को जो रेखाएं अलग कर रही हैं उनका क्या नाम था। यही सही तरीका है इसको याद करने का, अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब हम कोर पे आते हैं। देखिए, तो जो सबसे निचला कोर है और ऊपरी कोर है, इसको जो रेखा अलग करती है इसे क्या कहा गया? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, याद रखिएगा। तो हमने 5 रेखाओं के बारे में पढ़ा, अब हम इसको ट्रिक से याद करते हैं कि इसे याद कैसे करें। तो देखिए, अगर क्रम से देखें तो सबसे ऊपर क्या है? कॉनरोड, दूसरे नंबर पे है मोहो, तीसरे नंबर पे आएगा रेप्टी, चौथे नंबर पे गुटेनबर्ग और सबसे आखिरी में है लेहमैन। अगर हम क्रम के हिसाब से देखें, ऊपर से नीचे की ओर देखें, तो इसको हम किस प्रकार से याद रखेंगे? तो इसकी आप एक ट्रिक याद रखिएगा। अगर आपको ट्रिक की सहायता से याद रहता है तो ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिएगा, अगर बिना ट्रिक के ही याद रहता है तो और अच्छा है। तो इसकी ट्रिक क्या है? CMRG मैन। क्या है? CMRG मैन। तो C से क्या होगा? कॉनरोड, M से क्या होगा? मोहो, उसके बाद R से क्या है? रेप्टी, G से क्या है? गुटेनबर्ग, लास्ट में क्या है? मैन, यानी कि लेहमैन। तो इस प्रकार आप क्रम से इसे याद रख पाएंगे अगर आपको ये ट्रिक पता होगी। बाकी डायग्राम की सहायता से आप इतना तो विजुलाइज कर ही पाएंगे कि सबसे ऊपर क्या है? क्रस्ट, तो सबसे ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो भाग है उसे ही कहा जाएगा कॉनरोड। उसके बाद क्या आएगा? क्रस्ट के बाद मेंटल आएगा, तो पहले हम क्रस्ट और मेंटल के बीच में रेखा होगी, उसको क्या कहा जाएगा? CM, M से मोहो। उसके बाद अब मेंटल आ गया, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में भी एक रेखा होगी, उसे क्या कहा जाएगा? R से रेप्टी। तो इसी प्रकार ट्रिक से, और अगर आपने डायग्राम समझा होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा
और ट्रिक की सहायता से आपको पता चल जाएगा, क्रम से पता चल ही जाएगा किसे क्या कहा जाएगा। और ये मोहो और गुटेनबर्ग, इसे तो ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये दो विभिन्न परतों को अलग करती हैं। बाकी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम अच्छे से समझा दिया। तो एक बार हम इसकी आगे रिवीजन भी कर लेते हैं। तो देखिए, तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र क्या कहलाएगा? कॉन रोड डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए CMRG मैन, हमने ट्रिक याद की थी ना। तो सबसे पहले क्या होगा, उसी डायग्राम को अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहले क्या होगा, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, उसके बीच के भाग को क्या कहेंगे? C से शुरू होगा, कॉन रोड। उसके बाद क्या आएगा? तो भैया क्रस्ट के बाद क्या है? मेंटल। तो मेंटल में क्या होगा? क्रस्ट और मेंटल के बीच का पहला भाग होगा ना। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का भाग क्या कहलाएगा? मोहो। अब मेंटल की शुरुआत हो गई, तो पहले हम ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल का भाग देखेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? रेप्टी। तो मेंटल के बाद क्या आएगा? तो फिर आएगा क्रोड यानी कि कोर। तो पहले मेंटल और कोर के बीच का सीमा क्षेत्र देखेंगे, उसे क्या कहा जाएगा? गुटेनबर्ग। अब कोर की शुरुआत हो गई, तो ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? लेमैन। तो इसी प्रकार आप इसे याद रखेंगे, CMRG मैन। और एक बात और याद रखिएगा कि एडवर्ड स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो हमने पढ़ा ना, सियाल, सीमा और निफे, इसके बारे में किसने पता लगाया था? तो एडवर्ड स्वेस ने पता लगाया था। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने थ्योरी सेक्शन पढ़ लिया, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो अभी हमने पढ़ा किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड स्वेस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? किसका क्रम? सीमा, सियाल और निफे, इसका आपको क्रम बताना है। अगर हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाएं, तो मैंने आपको बताया था निफे तो सबसे नीचे होगा और सबसे ऊपर कौन सा होगा? सियाल, ये पहले आएगा, फिर सीमा आएगा। मतलब कि सियाल, सीमा और निफे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पहले कौन सा है? सेकंड से शुरू होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि पहले सेकंड आएगा सियाल, फिर फर्स्ट आएगा सीमा और सबसे आखिरी में होगा निफे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो लोहे की प्रधानता किस भाग में है? हमने पढ़ा था निफे में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो शुरुआत में ही आपको मैंने बताया था कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किस भाग को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल वाले भाग को वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहो असमता स्थित है, यानी कि मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन किन दो परतों के बीच स्थित है? तो मैंने आपको जब डायग्राम बताया था तो राइट साइड में दो ही चीज़ें बताई थी, एक मोहो और एक गुटेनबर्ग। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों ही विभिन्न परतों को अलग करती हैं, यानी कि अलग अलग परतों को अलग करती हैं। तो जो मोह है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली रेखा थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग असमता स्थित है। तो गुटेनबर्ग, तो देखिए जो मोह थी ये क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली रेखा थी, और मेंटल और कोर के बीच वाली रेखा कौन सी थी? तो वो थी गुटेनबर्ग। ये मेंटल और कोर के बीच वाली रेखा थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल यानी कि बीच वाला भाग, सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहते हैं, फिर सीमा, फिर निफे। सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? तो ये क्रोड के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्रोड वाला भाग निफे यानी कि निकेल और लोहा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोह। आज का आखिरी प्रश्न है कि पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट वाला भाग, सबसे ऊपरी भाग। तो सबसे ऊपरी भाग में सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।